नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी का कल का यूपी पीसीएस का पेपर बहुत अच्छा हुआ होगा। आपने कल की जीएस की सॉल्यूशन की क्लास डेफिनेटली देखी ही होगी। तो जो करंट और एंशिएंट और मिडिवल हिस्ट्री के क्वेश्चंस बच गए थे उसके सॉल्यूशन और एक्सप्लेनेशन मैं आपको भी प्रोवाइड कर रहा हूँ। ये जो क्वेश्चंस मैं ले रहा हूँ ये आपके सेट ए के क्वेश्चंस हैं। तो बाकी सेट जिनका बी, सी या डी रहा हो वो ध्यान रखिएगा कि वो ऑप्शंस पे कंसंट्रेट करें, ऑप्शन नंबर पे नहीं, यानी ए बी सी डी को ध्यान में न रखते हुए जो ऑप्शन में लिखा गया है उस पर ध्यान दीजिएगा। आते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3 पर। विथ रेफरेंस टू वैल्यूएबल आईटी ब्रांड्स विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट। पहला स्टेटमेंट दिया हुआ था कि एक्सेंचर इज द मोस्ट वैल्यूएबल वर्ल्ड वाइड आईटी ब्रांड इन 2022 और सेकेंड ऑप्शन था TCS इज नंबर 2 इन ग्लोबल आईटी सर्विसेज ब्रांड्स इन 2022। अब आपसे पूछा गया था कि सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो, बोथ, नाइदर, ओनली वन, ओनली टू। तो अगर ये देखो तो ये दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं। आईटी सर्विसेज में ग्लोबली एक्सेंचर एक बहुत बड़ा ब्रांड है, लगातार 4 सालों से ये टॉप पर रहा है। इसकी जो कुल ब्रांड वैल्यू है वो $36.2 बिलियन है। वहीं TCS सेकेंड नंबर पर रहा है, उसकी अगर ब्रांड वैल्यू आप देखो तो $16.8 बिलियन है और थर्ड नंबर पर इन्फोसिस है जिसका $12.8 बिलियन है। वर्क कल्चर के हिसाब से भी आईटी फील्ड में एक्सेंचर डेफिनेटली काफ़ी बेटर कंपनी है और आइदर विथ रिस्पेक्ट टू क्लाइंट देखो, वेंडर देखो या फिर एम्प्लॉय के रिस्पेक्ट में देखो तो वर्क कल्चर एक्सेंचर का काफ़ी अच्छा है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन डायरेक्टली आप क्वेश्चन नंबर 23 पे आ जाइएगा कि अकॉर्डिंग टू ग्लोबल बिजनेस सिटीज इंडेक्स ऑफ जनवरी 22 विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टॉप बिजनेस सिटीज इन द वर्ल्ड। ऑप्शन है आपके हांगकॉन्ग, पेरिस, फ्रैंकफर्ट और लंदन। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है वो है हांगकॉन्ग। एक्चुअली ये जो ग्लोबल बिजनेस सिटीज़ इंडेक्स है ये आपको डिफाइन करता है कि कौन से वर्ल्ड के किस सिटीज़ में सबसे ज़्यादा बिजनेस ग्रो कर सकता है, वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा है, वहाँ पे कितने सारे इन्वेस्टमेंट हो रहे हैं, वहाँ पे कौन कौन सी नई कंपनियाँ खुल रही हैं। तो इन सभी में हांगकॉन्ग टॉप पर आता है, इसलिए इसका आंसर होगा हांगकॉन्ग। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पर। Who among the following have signed the agreement to resolve Assam Meghalaya border dispute in March 22? तो आप देखोगे तो इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है। पहला है कि होम सेक्रेटरी ऑफ इंडिया एंड डायरेक्टर जनरल्स ऑफ पुलिस ऑफ आसाम एंड मेघालय। दूसरा है यूनियन होम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर्स ऑफ आसाम एंड मेघालय। तीसरा है होम सेक्रेटरी ऑफ इंडिया एंड चीफ सेक्रेटरीज ऑफ आसाम एंड मेघालय। चौथा है चीफ मिनिस्टर ऑफ आसाम एंड मेघालय। अब थोड़ी सी एम्बिग्विटी है यहाँ पर क्योंकि जो एग्रीमेंट साइन हुआ है वो तो आसाम के मुख्यमंत्री और मेघालय के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा और संगमा के बीच में हुआ है। बट प्रॉब्लम यहाँ यह है कि ये होम मिनिस्टर के प्रेजेंस में हुआ था। तो अब जब हमसे पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैव साइन द एग्रीमेंट टू रिजॉल्व, तो अब रिजॉल्व करने के लिए इन दोनों ने ही साइन किया है, लेकिन प्रेजेंस होम मिनिस्टर का भी था, तो इसलिए बी और डी में से कोई एक ऑप्शन हो सकता है। इसमें एम्बिग्विटी है, आयोग किसको चूज करता है ये आयोग पर निर्भर करता है। वैसे इसका सही आंसर डी ही होना चाहिए क्योंकि एग्रीमेंट 2 स्टेट्स के बीच में ही हुआ है। होम मिनिस्ट्री जस्ट एक मीडिएटर के रूप में काम कर रहा था। अब आते हैं हम डायरेक्टली 28 नंबर क्वेश्चन पर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द टारगेटेड ग्रुप अंडर द प्रधानमंत्री स्वनिधि स्कीम। तो इसमें ऑप्शन है आपके पास मार्जिनल फार्मर्स, डेयरी फार्मर्स, लैंडलेस एग्रीकल्चरल लेबरर्स और ये स्ट्रीट वेंडर्स। तो एक्चुअली ये जो स्कीम है प्रधानमंत्री स्वनिधि स्कीम ये स्ट्रीट वेंडर्स के लिए ही है। ये 1 जून 2022 को महुआ यानी मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा लॉन्च किया गया था। इसमें होता क्या है कि 10,000 रुपये लोन सब्सिडाइज रेट पर दिए जाते हैं ताकि आप कुछ नया अपना बिजनेस, छोटा सा बिजनेस यानी स्ट्रीट वेंडिंग का आप कुछ काम कर रहे हो तो स्टार्ट कर सकते हो। तो एक्चुअली ये टोटली स्ट्रीट वेंडर्स के लिए ही है, तो इसमें डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पर। In the context of permissible noise level match, list 1 and list 2 and select the answer from the code given below। तो पहले लिस्ट में आपको दिया हुआ है एरिया और सेकेंड लिस्ट में दिया हुआ है परमिसिबल नॉइज लेवल। तो आप देखेंगे कि अगर आप थोड़ा सा अगर स्मार्टली अगर इस ऑप्शन को एनालाइज करते तो आप देखते हैं कि साइलेंट जोन भी इसमें दिया हुआ है लिस्ट में। तो साइलेंट जोन का सबसे कम होगा डेसिबल में, अगर आप देखो तो 50 डेसिबल हो जाएगा साइलेंट जोन का। फिर आप देखो कि रेजिडेंशियल एरिया जनरली शांत एरिया होता है तो साइलेंट जोन से थोड़ा ज्यादा होगा, तो आप देखोगे 55 dB आप रेजिडेंशियल इलाका से जोड़ सकते हो। फिर तीसरा है इंडस्ट्रियल एरिया और कॉमर्शियल एरिया, ये दोनों। तो इंडस्ट्रियल एरिया में डेफिनेटली ज्यादा नॉइज पॉल्यूशन होगा एज कंपेयर टू कॉमर्शियल एरिया। अब ये जो आपके सामने डेटा दिया हुआ है ये मेरे हिसाब से डे टाइम का डेटा है, क्योंकि अगर डे और नाइट में 5 डेसिबल का डिफरेंस होता है
तो एक्चुअली अगर आप डेटा देखो तो कॉमर्शियल एरिया में 55 से लेके 60 के बीच में डिफरेंस होता है। यहाँ पे 65 दिया हुआ है तो आप कॉमर्शियल एरिया को 65 यूज कर सकते हो। इंडस्ट्रियल एरिया 70 to 75 होता है, 75 इन डे टाइम, 70 इन नाइट, बट यहाँ पे 70 दिया हुआ है तो आप 70 को यूज कर सकते हो। 70 एज उन्होंने मे बी उसका नाइट टाइम लिया हो, बट बाकी सारे डेटा आपको डे टाइम के हिसाब से हैं। तो मेरे हिसाब से इसका आंसर अगर आप देखो तो रेजिडेंशियल इलाका यानी 2 पे है, 2 का ए हो जाएगा, उसके बाद फिर डी का 3 हो जाएगा, तो आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। इसमें जो भी डिफरेंट सेट्स के आंसर्स होंगे उन लोग उस हिसाब से मैच करें कि रेजिडेंशियल एरिया का 55 dB, साइलेंट जोन का 50 dB, इंडस्ट्रियल एरिया का 70 dB और कॉमर्शियल एरिया का 65 dB। तो 2143 विल बी द करेक्ट आंसर। और इसको मैनेज कौन करता है? तो इसको मैनेज करता है सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। इस चीज को भी ध्यान रखिएगा। अब देखते हैं 31 नंबर क्वेश्चन। विथ रेफरेंस टू चंद्रगुप्ता 2 विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट? तो पहला स्टेटमेंट है कि द स्ट्रॉन्गेस्ट एविडेंस इन द कंटेक्स्ट ऑफ सकर विक्ट्री इज द सिल्वर कॉइन्स ऑफ दिस किंग। और सेकेंड है द वेट ऑफ दीज कॉइन्स यूज टू बी अबाउट 33 गेन्स। तो इसमें से कौन सा करेक्ट होगा? तो आप देखो कि जो पहला स्टेटमेंट है वो डेफिनेटली करेक्ट है, क्योंकि विक्ट्री के बाद उन्होंने सिल्वर कॉइन्स बनाना स्टार्ट किया और बांटे थे अपने लोगों में, तो ये तो पहला तो सही है। दूसरा जो है कि जो सिल्वर कॉइन्स का वेट है वो 33 ग्रेन्स है, नहीं, एक्चुअली में इसका जो ग्रेन का वेट था वो 48 के आसपास था, तो इसलिए आपका केवल स्टेटमेंट 1 सही होगा। तो 31 का आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, यानी ओनली 1। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पर। विथ रेफरेंस टू कॉमनवेल्थ गेम्स scheduled in 2022 and 2026 which one of the following statements is or are correct? तो पहला है कि कॉमनवेल्थ गेम्स विल बी हेल्ड इन बर्मिंघम इंग्लैंड इन जुलाई अगस्त 2022, और दूसरा है कि कॉमनवेल्थ गेम्स विल बी हेल्ड इन विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया इन 2026। अब आपको इसमें से सही स्टेटमेंट को सिलेक्ट करना है। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं। जो 22वां कॉमनवेल्थ गेम्स है वो आपका बर्मिंघम में इंग्लैंड में हो रहा है, जो कि 28 जुलाई से लेकर 8 अगस्त तक होगा, और जो 23वां होगा वो आपका विक्टोरिया यानी ऑस्ट्रेलिया में होगा 2026 में। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, तो बोथ 1 and 2 हो जाएगा इसका आंसर। तो 35 का आंसर होगा बोथ 1 and 2। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37। द मेन पर्पस ऑफ गंगा एक्शन प्लान प्रोजेक्ट लॉन्च इन 1985 वाज। तो पहला ऑप्शन है यूटिलाइज द रिवर वाटर फॉर इरिगेशन ओनली, दूसरा है बिल्ड न्यू डैम्स ओवर द गंगा रिवर, तीसरा है मेक इट्स वाटर पॉल्यूशन फ्री ओनली, और चौथा है नन ऑफ द अबव। अब जो मेन पर्पस था वो तो इसके वाटर को पॉल्यूशन फ्री ही बनाना था, तो ऑप्शन सी होगा करेक्ट आंसर। इसके और भी मतलब जो सब्सिक्वेंट और भी इसके बहुत सारे एम थे, जो पर्पस थे, उसमें से एक था कि इंटीग्रेशन ऑफ वाटर सप्लाई, मतलब जितने भी वाटर सप्लाई के नीड्स हैं उन सभी को इंटीग्रेट किया जाए, या फिर डेवलपमेंट ऑफ इनोवेशन टेक्नोलॉजी, मतलब वेस्ट वाटर को कैसे हम मैनेज करें उसके लिए एक इनोवेशन के थ्रू कोई नई टेक्नोलॉजी यूज किया जाए। तो पर्पस तो बहुत सारे थे, बट मेन पर्पस क्या था? मेन पर्पस था कि गंगा को स्वच्छ बनाना है। तो पहला जो गंगा एक्शन प्लान जो बना वो गंगा को स्वच्छ बनाने के लिए ही था, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। 37 का ऑप्शन हो जाएगा आपके पास सी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पर। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज लॉन्च द कंट्रीज फर्स्ट डिजिटल वाटर डेटा बैंक एक्वेरियम फॉर क्लीन वाटर एंड वाटर सिक्योरिटी इन अप्रैल 2022? ऑप्शन है आपके पास उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, पंजाब और कर्नाटका। अगर थोड़ा सा आप स्मार्टली यहां पे सोचते तो इसके दो ऑप्शंस तो ऐसे ही एलिमिनेट हो जाते कि ए और डी तो हो नहीं सकता है, कि जितने भी इनोवेशंस के काम होंगे वो ऐसे जगह होंगे या तो आईटी हब हो या फिर सिलिकॉन वैली हो। तो तमिलनाडु में, चेन्नई में ये पॉसिबल था, बट यहां पे केवल तमिलनाडु दिया है। अगर ये खुद यहां पे चेन्नई लिखा होता तो आप एक बार के लिए सोच सकते थे। और कर्नाटका में बेंगलुरु, जो कि इंडिया का सिलिकॉन वैली कहा जाता है, टेक हब कहा जाता है, तो वहां पे ये चीजें होने की सबसे ज्यादा चांसेस हैं। प्लस एक यहां पे कुछ गलत भी है क्वेश्चन में, एक्चुअली ये स्पेलिंग गलत है, एक्वेरियम नहीं है, एक्चुअली AQVERIUM है। यहां पे उसने यू लिख दिया है, वहां पे वी होना चाहिए वो। तो ये है क्या एक्वेरियम? एक्चुअली एक्वेरियम जो है ये इंडिया ही नहीं वर्ल्ड का फर्स्ट डिजिटल वाटर बैंक है। ये कहां पर है? तो ये नम्मा बेंगलुरु कर्नाटका में सिचुएटेड है। इसको बनाया गया है एक्वा क्राफ्ट ग्रुप ऑफ वेंचर्स के द्वारा। अब ये एक इनोवेटिव इनिशिएटिव है बेटर वेस्ट मैनेजमेंट के लिए, मतलब वाटर का जो वेस्ट होता है उसको मैनेज करने के लिए बहुत मतलब इनोवेटिव टेक्नोलॉजी है, बहुत अच्छी चीज है। ये एक यूनिक कॉम्बिनेशन, अगर आप देखो तो सस्टेनेबल और ग्रीन टेक्नोलॉजी हम लोग देखते हैं आजकल,
उसका, फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी देख लीजिए, स्किल डेवलपमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप का ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। अब इसमें होगा क्या कि जैसे बैंक होते हैं, अपना यूजर उसमें एक अकाउंट खुलवाते हैं, तो वैसे ही यहां पर भी यूजर अपना एक अकाउंट क्रिएट कर सकता है और जो भी सरप्लस वाटर का डेटा होगा उसके पास, उसको वो रिपोर्ट करेगा। उस डेटा को एज अ टोकन बनाकर ब्लॉकचेन में डाल दिया जाएगा। जैसे स्टॉक मार्केट में आप देखते हैं कि स्टॉक्स का प्राइस राइज और मतलब डिक्रीज करते रहता है, तो वैसे ही इसके भी वैल्यूज बढ़ते और घटते रहेंगे। ब्लॉकचेन पर एक डिटेल वीडियो मैं लेकर आऊंगा, जिससे आपको ब्लॉकचेन के बारे में और भी डिटेल के मतलब मालूम चलेगा। यहां पर बस अब इतना याद रखिए कि ब्लॉकचेन के थ्रू इसको यूज किया जाएगा। ये काफी अच्छा और इनोवेटिव टेक्नोलॉजी है। इस चीज को मतलब आगे के एग्जाम्स के लिए भी ध्यान रखिएगा, ये चीज आगे भी पूछा जा सकता है। तो 39 का आंसर हो जाएगा कर्नाटका, यानी नम्मा बेंगलुरु में इसका पहला सिचुएशन हुआ है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 44 पे। इसमें है कि दो लिस्ट दिए हुए हैं, हमको उसको मैच करना है। तो पहला है बिल्डिंग्स और दूसरा है बिल्डर्स। तो अगर आप देखो तो सुल्तानगढ़ी जो है वो एक्चुअली इल्तुतमिश के द्वारा ही बनाया गया था। दूसरा है रेड पैलेस। अब रेड पैलेस को यहाँ पे लाल किला मत समझना, ये आपका लाल महल है जिसे गियाजुद्दीन बलबन ने बनवाया था। उसके बाद फिर है जमात खाना मस्जिद, ये तो बहुत लोग जानते भी होंगे, ये अलाउद्दीन खिलजी के टाइम का है, उन्होंने बनवाया था। उसके बाद है एक 2.5 दिन का झोपड़ा। इसके बारे में थोड़ा सा एम्बिग्विटी है, क्योंकि 2.5 दिन का झोपड़ा कुछ लोग कहते हैं कि ये 2.5 दिन में पॉसिबल ही नहीं है बन पाना, कुछ और भी जो भी कारण है, बट आपको आयोग के थ्रू जाना पड़ेगा। तो आयोग वही मानेगा जो बुक्स में रिटर्न है। तो बुक्स में रिटर्न यही है कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था और बाद में उसे इल्तुतमिश में थोड़ा सा मॉडर्नाइज कर दिया गया था। तो उस हिसाब से आप देखो तो आंसर सी हो जाएगा आपका। 3 का ए, अगर आप देखो तो हाँ 3 का ए हो जाएगा, फिर 4 का बी हो जाएगा, 1 का सी हो जाएगा और 2 का डी हो जाएगा। तो उस हिसाब से आपका आंसर सी हो जाएगा। तो 44 का सी हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 50 पर। हु अमंग द फॉलोइंग हैज बिकम द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ तांजानिया इन अप्रैल 2022। तो इसका करेक्ट ऑप्शन आपका बी है, यानी सामिया सुलूहू हसन। एक्चुअली ये पहले वाइस प्रेसिडेंट थी, जैसे ही जो प्रेसिडेंट था उनका डेथ हुआ तो ये एज अ प्रेसिडेंट वहां पे अनाउंस कर दी गई। तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे, करंट का एक क्वेश्चन था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 51। एज ऑफ अर्ली 2022 विच कंट्री वाज एट द टॉप इन स्टील प्रोडक्शन इन द वर्ल्ड। तो चाइना टॉप पर है स्टील में, उसके बाद फिर इंडिया आता है और उसके बाद फिर जापान आता है। तो ये चीज आप तीनों चीज ध्यान रखेंगे, स्टील प्रोडक्शन में चाइना टॉप पर होता है, फिर इंडिया और फिर जापान। यही ट्रेंड रहा है पिछले कुछ सालों का। चाइना ने एक बहुत अच्छा मार्जिन लेके चला है, तो जनरली वही टॉप पर हमेशा रहता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 52। ये भी मैच द, इस बार मैच द फॉलोइंग का बहुत क्वेश्चन आया है। आप देखो तो मैच द फॉलोइंग के बहुत क्वेश्चन हैं इसमें। तो पहला है आपका नेशनल रूरल हेल्थ मिशन। अब देखो ये जो था, मैंने आज के मुख्य समाचार में इसके बारे में बहुत डिटेल में चर्चा किया था। फिर दूसरा है नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम, तीसरा है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना और चौथा है संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना। तो आप देखो तो नेशनल रूरल हेल्थ मिशन जो है वो आपका 12 अप्रैल 2005 को आया था, तो इसका ऑप्शन 2 हो जाएगा। फिर आप देखो नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम जो है ये आपका 15 अगस्त 1995 में आया था, तो इसका आपको फिर देख लो उस हिसाब से 1995 कहाँ पर ऑप्शन है, 1 हो जाएगा, तो बी का 1 हो जाएगा। फिर देखो स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, ये आपको 1 अप्रैल 1999 में आया था, तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी 4 हो जाएगा। अब फिर आप देख लो संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, ये आपका 25 सितंबर 2001 को आया था, तो इसके हिसाब से फिर आप सी ऑप्शन के साथ चले जाओगे, तो मतलब 3 ऑप्शन के साथ चले जाओगे, तो आपका हो जाएगा ए का 2, बी का 1, सी का 4 और डी का 3, यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर 52। बाकी सेट वाले नंबर पे ध्यान नहीं देंगे, वो ऑप्शंस को देखेंगे कि कौन कौन से ऑप्शंस कैसे मैच कर रहे हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 53 पर। तो हु अमंग द फॉलोइंग हैज वन द वुमेन सिंगल टाइटल इन द सैयद मोदी इंटरनेशनल टूर्नामेंट हेल्ड इन जनवरी 2022। तो यहाँ पे हमारे लिए गर्व की बात है कि पीवी सिंधु ने इसे जीता है। तो यहाँ पे ये पूछा इसलिए गया क्योंकि बाबू बनारसी दास इंडोर स्टेडियम जो कि लखनऊ में है वहीं पर ये हुआ था, तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इस जो भी यूपी का कोई एग्जाम हो और यूपी के स्टेट में कुछ इतना बड़ा इवेंट हो रहा हो तो डेफिनेटली वो इंपॉर्टेंट हो जाता है यूपी के एग्जाम के थ्रू। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 53 का बी, यानी पीवी सिंधु। अब आ जाते हैं हम 56 नंबर क्वेश्चन पे। फ्रॉम विच आर्कियोलॉजिकल साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन द फिगर्स और मॉडल्स ऑफ बोट आर फाउंड, यानी कि जहाज का प्रतिमा या फिर जहाज के जो फिगर हैं वो मुझे कहां पर मिलते हैं।
तो ये मोहनजोदाड़ो और लोथल में मिलता है। ये तो पूरा फैक्चुअल क्वेश्चन है, इस पर फिर कुछ वैसा डिस्कशन का जरूरत है नहीं, ये फैक्चुअल ही है। एंशिएंट के अधिकतर क्वेश्चन फैक्चुअल ही रहते हैं, तो इसमें मोहनजोदाड़ो और लोथल का आपको मिल जाएगा वहाँ पे। तो ऑप्शन हो जाएंगे आपके डी, 56 का क्या हो जाएगा, डी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 58 पर। विच ऑफ द फॉलोइंग कोस्ट इज द लार्जेस्ट टाइडल एनर्जी प्रोड्यूसिंग एरिया इन इंडिया? ऑप्शन है आपके पास मन्नार, केरला, नॉर्थ सिरकर्स और खंबात। तो अब देखो, एक्चुअली हमारे पास इंडिया में पहले 2 कोस्ट पर हमारे टाइडल एनर्जी के प्रोजेक्ट्स थे, एक वेस्ट बंगाल में और एक गुजरात में। बट क्योंकि उसके मतलब मेंटेनेंस और उसका जो प्रतिदिन के चार्जेस थे वही बहुत थे उस पर, मतलब इनकरिंग चार्ज बहुत ज़्यादा आ रहा था, तो फिर उसे बाद में बंद कर दिया गया था। बट एक रीसेंट स्टडी के अगर हम माने तो जो गल्फ ऑफ खंबात है या फिर जो गल्फ ऑफ कच्छ वाला जो मतलब कच्छ वाला जो एरिया है, रन ऑफ कच्छ जिसे कहते हैं, उस वाले जो एरिया है उसमें हमारे पास 7000 मेगावाट की मतलब कैपेसिटी है अगर हम उस पर इन्वेस्ट करें तो यहां पर बस इतना पूछा है उसने कि इज द लार्जेस्ट टाइडल एनर्जी प्रोड्यूसिंग एरिया है, मतलब वहां पे हो रहा है कि नहीं ये तो बात की बात है, उसने बस पूछा है कि वहां पर हो सकता है। तो इसका ऑप्शन डेफिनेटली डी हो जाएगा, 58 का आपका खंबात कोस्ट पे हो जाएगा आपका ऑप्शन। अब आते हैं जल जीवन मिशन स्कीम पर, जो कि है 59 नंबर क्वेश्चन। जल जीवन मिशन स्कीम वाज डिक्लेयर्ड इन द यूनियन बजट ऑफ विच फाइनेंशियल ईयर? तो ये आपका 21-22 में हुआ था। एक्चुअली जो मतलब मजदूर जो अलग अलग स्टेट से लौट रहे थे अपने घर पे, तो उनको रोजगार देने हेतु ये एक मिशन चलाया गया था। इसमें लगभग 2.87 लाख करोड़ का कुछ उसमें ऑनगे हुआ था पूरा। और इसमें जो भी मतलब है कि आपको जितने भी घर हैं या फिर जो भी अर्बन या फिर रूरल एरिया है वहाँ पे पाइप्ड मतलब ड्रिंकिंग वाटर आपको मिले, ताकि जो जैसे अभी क्या होता है कि म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का सप्लाई का पानी आता है हमारे पास हमारे काम के लिए, तो वैसे ही एक मतलब ड्रिंकिंग वाटर के लिए हमें एक मतलब पाइप्ड चैनल मिले, उसके लिए ये योजना है। तो ये आपको 2021 और 2022 के बजट में हमारे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी के द्वारा लाया गया था। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 59 का आपका सी। अब आते हैं हम 62 नंबर क्वेश्चन पर कि सिनोवैक गिवन फॉर कोविड-19 इज अब इसके पास 4 ऑप्शन है आपके पास कि नॉन रिप्लिकेटिंग वायरल वेक्टर है या mRNA वैक्सीन है, प्रोटीन सब यूनिट है या होल वायरस वैक्सीन है। तो मैं ऐसा करता हूं इन चारों के बारे में थोड़ा थोड़ा आपको बता देता हूं। एक्चुअली जो पहला है नॉन रेप्लिकेटिंग वायरल वेक्टर, ये क्या होता है कि जैसे मान लीजिए किसी डिजीज के लिए हम कोई वैक्सीन बनाते हैं, तो जिस पैथोजेंस के थ्रू हम उसको बॉडी में डालते हैं वो बाद में जाकर आगे रिप्लिकेट ना करे, ठीक है, तो वैसे को हम कहते हैं नॉन रेप्लिकेटिंग वायरल वेक्टर। यानी पहले वो जब हम नहीं डाल रहे हैं, पहले हम उसको यूज कर रहे हैं तब वो रिप्लिकेट हो जाए, बट जब वो बॉडी के अंदर चले जाए तब वो रिप्लिकेट ना हो पाए, यानी खुद से अपना डुप्लीकेट पैदा ना कर ले। फिर होता है एक mRNA यानी मैसेंजर आरएनए। जैसे आप हमने देखा होगा कि डीएनए या फिर आरएनए होता है, उसमें एक मैसेंजर बॉडी होती है। जैसे आप समझ लो कि कैरियर, जैसे मान लो आपने किसी को कुछ सामान दिया कि यहां से वहां तक पहुंचा दो, तो वो कैरियर कहलाता है। तो वैसे ही आरएनए में भी मैसेंजर आरएनए होता है, वो कैरी करता है। तो ये हो जाता है mRNA वैक्सीन, जिसमें कि हम वैक्सीन को किसी कैरियर के थ्रू भेजते हैं। अब होता है प्रोटीन सब यूनिट। प्रोटीन सब यूनिट में अगर आप देखो तो एक्चुअली जो जैसे आप कोविड को ही ले लो, तो इसके जो आपने देखा होगा जो फोटोज बहुत सारे जो आप देख रहे होंगे सोशल मीडिया पे कोरोना का, उसमें आप देखोगे स्पाइक जैसा जो स्ट्रक्चर है, तो वो ऊपर से एक्चुअली प्रोटीन का ही लेयर होता है। तो अगर उस प्रोटीन को यूज करके हमने वैक्सीन बनाया है तो वो प्रोटीन सब यूनिट में यूज हो जाएगा, मतलब उसको इसमें कंसिडर किया जाएगा। एक होता है होल वायरस वैक्सीन, यानी कि पूरे वायरस को लेकर ही हम उससे वैक्सीन क्रिएट करते हैं। तो एक्चुअली ये जो सिनोवैक है ये होल वायरस वैक्सीन ही है। कुछ जगह इसका मैंने डिटेल्स बहुत सारे आर्टिकल्स में मैंने देखा था कुछ दिनों पहले कि ये mRNA है, बट कुछ मेडिकल स्टूडेंट्स से मैंने वेरीफाई किया था उस समय भी, तो उस समय भी मुझे यही मालूम चला था कि होल वायरस वैक्सीन ही इसका सही आंसर है। तो 62 का आपका डी होगा। अब हो सकता है आयोग इसको मे बी उसको कंसिडर कोई और करे, बट एक्चुअल आंसर इसका होल वायरस वैक्सीन ही है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 63 पर। मेडिकल स्टूडेंट्स ऑफ इंडिया वे ब्रॉट टू इंडिया फ्रॉम यूक्रेन बाय इंडियन गवर्नमेंट अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशंस। अब ये वाला क्वेश्चन भी मैंने आपको आज के मुख्य समाचार में मुश्किल से 2-3 दिन पहले मैंने कवर किया होगा, आई थिंक 7 या 8 जून को, जब मैंने ऑपरेशंस के बारे में पूछा था। ऑपरेशन राहत भी पूछा था और ऑपरेशन गंगा को बताया भी था। इसमें एयर इंडिया के प्लेन्स यूज हुए थे, प्लस फाइटर प्लेन्स भी यूज हुए थे। IAF का आपका जो ग्लोब मास्टर है उसको यूज किया गया था। तो बहुत सारी चीज मैंने बताया था। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑपरेशन गंगा, यानी 63 का हो जाएगा बी।
साइंस से एक और क्वेश्चन है आपका 67 का कि सोलर एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी थ्रू, ऑप्शन है आपके पास लिक्लांचे सेल्स, फोटोवोल्टाइक सेल्स, ड्राई सेल्स, वोल्टाइक सेल्स। तो इसका तो बहुत ही सिंपल है, ये फोटोवोल्टाइक सेल हो जाएगा, ये तो बहुत कोई जानते हैं। पीवी सेल तो हर कोई जानता है, जो भी साइंस 10 तक पढ़ा होगा उसको पता तो होगा ही। तो अब आ जाते हैं फिर 68 नंबर क्वेश्चन पर। द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज अनाउंस्ड डॉल्फिन डे विच विल बी द सेलिब्रेटेड ऑन। तो अब ऑप्शन है आपके पास अक्टूबर 5, अक्टूबर 28, अप्रैल 15 और जुलाई 15। तो डॉल्फिन के कंजर्वेशन के लिए नेशनल डॉल्फिन डे मनाने का संकल्प लिया गया है, यानी अक्टूबर 5 को। तो ये एक फैक्चुअल डेटा है, इसको ध्यान में रखिएगा। मे भी आगे भी यूज हो सकता है, क्योंकि गंगा में भी पाए जाते हैं गंगा डॉल्फिन, तो और गंगा का एक मेजर पोर्शन यूपी के थ्रू जाता है। तो ये क्वेश्चन पूछने का उम्मीद था, क्योंकि कुछ दिन पहले ही इसको अनाउंस किया गया है और करंट का न्यूज़ है, प्लस यूपी से इतना कनेक्टेड है, तो डेफिनेटली पूछा जा सकता था। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। आगे भी किसी न किसी, इधर आपके लेखपाल और भी बहुत सारे एग्जाम्स आपके आने वाले हैं यूपी के, तो उन सभी में इसको यूज़ किया जा सकता है, तो उस चीज़ को ध्यान रखिएगा। ये करंट का अच्छा क्वेश्चन है। अब आते हैं 73 नंबर क्वेश्चन पर। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2022, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया। अब देखो, इंडिया ऐसे बहुत खुश रहता है, बट हैप्पीनेस इंडेक्स में पता नहीं इसे क्या हो जाता है। आप समझो 146 कंट्रीज का जो इंडेक्स निकला, उसमें इंडिया का रैंकिंग है 136। अब दिक्कत है कि लोग इतने दुखी रहते हैं ना, हर चीज़ से ही दुखी हैं, अपने से दुखी हैं, अपने आमने सामने वाले के अच्छे कामों से दुखी हैं। इतने दुखी होंगे तो हैप्पीनेस इंडेक्स में ऊपर कैसे जाएंगे। तो यहाँ पे आपका हैप्पीनेस इंडेक्स है आपका 136, तो आंसर हो जाएगा आपका 73 का सी। अब हम देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर, फिर हम आ जाते हैं नीचे, और कौन सा, हाँ, क्वेश्चन नंबर 75 हम देख लेते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्तूपास द फीचर्स ऑफ अ प्लेटफॉर्म विथ आर्क पिलर्स आर फाउंड। तो अब देखो, इसमें इसमें ऑप्शन मेरे हिसाब से नागार्जुनीकोंडा होगा। इसको एक्चुअली ये आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में पड़ता है, और 2050 ईस्वी में इसका विकास इक्ष्वाकु वंशजों ने किया था। तो ये भी एक आपका फैक्चुअल डेटा ही है। मैंने कहा ना, एंशिएंट के अधिकतर क्वेश्चंस फैक्चुअल ही आते हैं। तो ये आपके हो गए 75 का सी हो जाएगा, नागार्जुनीकोंडा। क्वेश्चन नंबर 74 भी यहीं पर देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड। एक तरफ आपको क्वांटिटी दिया हुआ है और दूसरा उसका ऐसा यूनिट दिया हुआ है। तो आप देख लो, पहला है पावर ऑफ लेंस, तो इसका ऐसा यूनिट डायोप्टर होता है, जो सही दिया हुआ है। दूसरा है प्रेशर, प्रेशर का आपका जो ऐसा यूनिट होता है वो है पास्कल, वो भी सही दिया हुआ है। चौथा दिया हुआ है आपको हीट, हीट का आपका ऐसा यूनिट होता है जूल, वो भी सही दिया हुआ है। अब आते हैं तीसरा है एक्चुअली एक्टिविटी ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। तो इसमें एक्चुअली हम लोग देखें जैसे ही क्वेरी, तो हम लोग खुश हो जाते हैं कि नहीं क्वेरी होगा, नहीं, एक्चुअली इसका बेकडेल होता है। अगर आपको बाकी 3 भी पता होंगे तो ऐसे ही ये छट जाता है कि तीसरा नंबर है। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा स्मार्टली देखना था। एक्चुअली क्यूरो देख के सब कोई एकदम खुश हो जाते हैं कि ये तो होगा ही, तो बट इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, 74 का सी होगा, एक्टिविटी ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, बेकडेल होता है इसका। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 77 पर। Who among the following was the winner of Miss World 2021 which was held in March 2022 in Puerto Rico? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कैरोलिना बिएल्स्का। ये आपकी पोलैंड की है, और इसको इन्होंने, किसने इनको क्राउन पहनाया था, तो पिछले साल की जो मिस वर्ल्ड रही होंगी टोनी अन सिंह, जो कि जमाइका की थी। नाम सुनने से इंडियन लग रहा है, लेकिन पंजाबी लग रहा है, बट वो पंजाबी है नहीं, वो जमाइका की हैं, टोनी अन सिंह। उन्होंने अपना क्राउन फिर कैरोलिना बिएल्स्का को दे दिया। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 77 का ए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 82 पर। Who among the following had translated चिंतामणि भट्ट संस्कृत टेक्स्ट सूक सप्तती इन पर्सियन एंड गेव इट अ टाइटल तूतीनामा। अब देखो, सूक सप्तती मतलब तोता के द्वारा कहा गया 70 कहानी, यानी सूक मतलब तोता, सप्तती मतलब 70। तो उसी को उन्होंने अपने फारसी में लिखा तूतीनामा, यानी टेल्स ऑफ पैरट। ये लिखा गया था ख्वाजा जियाउद्दीन नक्शवी के द्वारा। ये भी एक फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसको भी ध्यान रखिएगा। तूतीनामा बहुत जगह पूछा जाता है, सूक सप्तती तो मैं मतलब बहुत रेयरली देखता हूं, बट तूतीनामा बहुत जगह पूछा जाता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 85। At which one of the following places the World Health Organization is going to establish Global Traditional Medicine Center? तो जहां पे ट्रेडिशनल मेडिसिन का बात आता है, तो वहां पे हमेशा ही भारत उभर के सबसे पहले आता है। तो याद रखिएगा, इसमें
चारों में ऑप्शन, इंडिया के तो 2 ऑप्शन है, जामनगर और हरिद्वार। इवन हमें ये भी लगेगा कि हरिद्वार में, क्योंकि पतंजलि है तो हमें लगेगा कि हरिद्वार में होगा, बट नहीं, एक्चुअली ये जामनगर में है, गुजरात में इस्टेब्लिशमेंट होगा इसका। इस्टेब्लिशमेंट तो हो चुका है, इसका इनॉग्रेशन हो चुका है, इवन मतलब जो इनॉग्रेशन नहीं, फाउंडेशन हुआ है, अभी इनॉग्रेशन तो बनेगा तब तो उसके बाद होगा ना, अभी तो फाउंडेशन हुआ है बस, मोदी जी के द्वारा इसका फाउंडेशन किया गया था। तो एक्चुअली ट्रेडिशनल मेडिसिन में इंडिया के पास बहुत पोटेंशियल है, बस वही है बात है कि चैनलाइज करने की जरूरत है, उसको प्रॉपर फंड की जरूरत है, प्रॉपर डेवलपमेंट की जरूरत है। तो इन सभी चीज़ों के लिए ही इसको सेटअप किया गया है, ताकि वर्ल्ड में भी ट्रेडिशनल मेडिसिन की वैल्यू बढ़े। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा बी, 85 का हो जाएगा बी, जामनगर, इंडिया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 91 पे। आपको मैच करना है लिस्ट 1 और लिस्ट 2 में। तो ये आपका है कि एक तो टेक्स्ट है और दूसरा राइटर है, तो अधिकतर इसमें जो मतलब वर्सेस हैं वो मतलब म्यूजिक पर ही है, नाम से ही लग रहा है, रागमाला, रस कौमुदी, राग विबोध या फिर चतुर्दंडी प्रकाशिका। तो आप देखोगे तो रागमाला जो है वो पुंडरीक विट्ठल का है, ये तो मतलब काफ़ी फेमस है, महाराष्ट्र के जो लोग हैं वो समझ सकेंगे इस चीज़ को, विट्ठल देव के नाम से काफ़ी वो है, तो रागमाला पुंडरीक विट्ठल का है। और रस कौमुदी जो है वो श्रीकांत का है। वैसे ही राग विबोध जो है वो आपका सोमनाथ का है, और जो चतुर्दंडी प्रकाशिका है ये आपका वेंकटरमन का है। तो अगर आप मिलाओ तो उस हिसाब से ऑप्शन आपके बैठ रहे हैं बी, हाँ बी हो जाएगा ऑप्शन इसका, ए का 2, ए का 3, बी का 4, सी का 1 और डी का 2, हाँ सही बैठ रहे हैं। तो आप उस हिसाब से मैच कर लेना। अब आते हैं 94 नंबर क्वेश्चन पर। देखो ये फिर से बिम्स्टेक का क्वेश्चन आया, मैंने आपको आज के मुख्य समाचार में बिम्स्टेक पर काफी डिटेल में चर्चा किया था। क्वेश्चन है, विथ रेफरेंस टू द बिम्स्टेक विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट। पहला है, पीएम नरेंद्र मोदी एड्रेस द 5th बिम्स्टेक समिट ऑन 30th ऑफ मार्च 2022। और दूसरा ऑप्शन है, 5th समिट ऑफ बिम्स्टेक हैड बीन चेयर्ड बाय इंडिया। तो देखो पहला ऑप्शन तो करेक्ट है कि पीएम नरेंद्र मोदी एड्रेस द 5th बिम्स्टेक समिट ऑन 30th ऑफ मार्च, ये तो सही है, लेकिन इंडिया ने होस्ट नहीं किया था, एक्चुअली श्रीलंका ने होस्ट किया था। तो जो उसके होस्ट नेशन थे वो श्रीलंका थे, ये तो वर्चुअली हुआ था बट होस्ट किया गया था श्रीलंका के द्वारा। तो इसका सेकेंड ऑप्शन गलत हो जाता है, मतलब कि ओनली 1 इज द करेक्ट आंसर। तो 94 का सही ऑप्शन हो जाएगा बी, ओनली 1। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 102 पर। विथ रेफरेंस टू द इंडियन स्मार्ट सिटी अवार्ड्स कॉन्टेस्ट 2020 दैट वाज गिवन इन अप्रैल 2022, मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। यहां देखिए लिस्ट 1 और लिस्ट 2 तक कितना क्वेश्चन है पता नहीं, मैच द फॉलोइंग भरा हुआ है। आप देखो ये जो स्मार्ट सिटी अवार्ड्स इंडेक्स कंटेस्ट है, इसमें बहुत सारे पैरामीटर्स हैं, कैटेगरीज हैं, उन कैटेगरीज के हिसाब से विनर सिटी को अनाउंस किया गया है। तो आप देखो कल्चर के हिसाब से इंदौर फर्स्ट पोजीशन पर है। देखो इंदौर जो है वो बहुत जगह फर्स्ट है, इवन इकोनॉमी पे भी वो फर्स्ट रहेगा, इवन बिल्ट इन्वायरमेंट है किसी रेस्टोरेंट का, वो उसने उस पर दिया है तो वो उस पर भी टॉप है, इनोवेशन आइडिया पे भी टॉप है वो। तो इंदौर जहां पे आपको दिखे इन सब चीजों में तो उस पर टिक मार दिया करो, वो सही ही होगा। फिर आ जाते हैं गवर्नेंस पे, तो गवर्नेंस में वडोदरा टॉप पर है। तो उसके बाद फिर सोशल एस्पेक्ट्स में देखो तो तिरुपति टॉप पर है, इवन तिरुपति सैनिटेशन में भी टॉप पर है। अर्बन एनवायरनमेंट में देखोगे तो भोपाल टॉप पर है। तो मध्य प्रदेश के 2 मतलब सिटीज यहां पर हैं, इंदौर और भोपाल। तो ऑप्शंस आपके क्या हो जाएंगे, तो आप देखो तो ए का 2 हो जाएगा, बी का 1 हो जाएगा, सी का 4 है और डी का 3। हाँ तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा, 102 का ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 106 पर। अरेंज द फॉलोइंग कंक्वेस्ट ऑफ अलाउद्दीन खिलजी इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो आप इसमें देखो, इसके आपके पास 4 ऑप्शन है, रणथंभौर, गुजरात, वारंगल और चित्तौड़। तो अब देखोगे तो ईयर वाइज देखो ना, तो गुजरात में आपको 1299 में हुआ है, तो ये आपका सबसे पहले हो जाएगा। उसके बाद फिर आपको रणथंभौर में हुआ है 1301 में। वैसे ही फिर आप अगर ध्यान दोगे तो चित्तौड़ 1303 का है और वारंगल आपका 1311 है। तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट, 2143। 106 का डी, हाँ 2143 सही हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 108 पर। अकॉर्डिंग टू द एनुअल फ्रंटियर रिपोर्ट 2022 रिलीज बाय यूएन एनवायरमेंट प्रोग्राम, विच इंडियन सिटी हैज बिकम द सेकेंड मोस्ट नॉइज पॉल्यूटेड सिटी ऑफ द वर्ल्ड। तो आप देखो इसमें टॉप भी याद रखना, जो टॉप पर है वो है ढाका, यानी बांग्लादेश का जो कैपिटल है वो इसमें टॉप पर है, सबसे ज्यादा नॉइज होता है वहां पर। और उसके बाद फिर इंडिया में है मुरादाबाद। इसका अगर आप डेटा देखोगे तो डेटा में भी आपको बता देता हूं, ढाका का जो एवरेज साउंड है वो 119 डेसिबल है। ठीक है, मैंने थोड़ा देर पहले क्वेश्चन डिस्कस किया था, उसमें मैंने आपको क्या कहा था, इंडस्ट्रियल जो मतलब एरिया है उसका जो डेसिबल अलाउड है, परमिसिबल डेसिबल है वो है आपका 70 to 75।
और यहाँ पर देखो ढाका का 119 है, 119 डेसिबल, आप समझ रहे हो, कान फट जाएगा आपका। और मुरादाबाद का है 114 डेसिबल। आप जस्ट इमेजिन करो कितना हाई आपका डेंसिटी है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मुरादाबाद 108 का ए। अब आपका हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं 109 पर। हु इज द रिकॉर्ड होल्डर फॉर सिंगल लॉन्गेस्ट स्पेस फ्लाइट बाय नासा एस्ट्रोनॉट अब्रॉड द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। तो आप देखो एक एस्ट्रोनॉट है जिसने लगभग 341 दिन, यानी कि आप समझ लो 1 साल के आसपास, वो स्पेस में है। तो इसने जो ये रिकॉर्ड कायम किया है उसका नाम है मार्क वेंडे हे। हो सकता है मुझे सही से स्पेल करने ना आ रहा हो इनका नेम, नो ऑफेंस, बट मार्क वेंडे ही इसका आंसर होगा सही। तो 109 का आंसर हो जाएगा आपका बी, मार्क वेंडे हे। आप जल्दी से आते हैं क्वेश्चन नंबर 116 पर। विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट लता मंगेशकर इज और आर ट्रू। तो पहला है कि सी वॉज द फर्स्ट इंडियन आर्टिस्ट एवर टू परफॉर्म लाइव एट लंडन रॉयल एल्बर्ट हॉल। और दूसरा है सी मेड हर डेब्यू ऑन द इंटरनेशनल स्टेज एट लंडन रॉयल एल्बर्ट हॉल। देखिए ये दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं। उन्होंने अपना डेब्यू भी वहीं से किया था। और सबसे अच्छी बात है कि कोई वो पहला इंडियन आर्टिस्ट था जिसने लंदन के रॉयल अल्बर्ट हॉल पे कोई लाइव परफॉर्मेंस दिया था, तो वो लता मंगेशकर ही थी। ये हुआ था 1974 में, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। हिस्टोरिकल इवेंट है, कभी कभी किसी पेपर में आ जाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, बोथ 1 and 2। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 117 पर। द फर्स्ट एयरपोर्ट पावर्ड बाय सोलर एनर्जी इन इंडिया इज। तो ये आपका हो जाएगा कोचीन। एक्चुअली इंडिया ही नहीं, वर्ल्ड का पहला ऐसा एयरपोर्ट है जो टोटली सोलर एनर्जी पे चल रहा है। अगर आप इसमें डिटेल्स में जाओगे तो यहाँ पर 46,150 सोलर पैनल्स हैं। आप समझ सकते हो क्या ह्यूज अमाउंट ऑफ सोलर पैनल्स यहाँ पे लगे हुए हैं। बट ये बहुत अच्छी चीज़ है, एक्चुअली रिन्यूएबल एनर्जी के फील्ड में काफ़ी अच्छा स्टेप है ये। धीरे धीरे और भी एयरपोर्ट्स और भी रेलवे स्टेशन को इस पर कवर किया जाएगा, बट ये इंडिया का पहला है, इवन नॉट ओनली इन इंडिया, वर्ल्ड का भी पहला है कोचीन एयरपोर्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा 117 का ए, कोचीन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 118 पर। Which of the following 3 states of India were top performing states and the NITI Aayog's State Energy and Climate Index declared on 10th April 2022? तो आप देखो इसके अगर आप लार्ज स्टेट में देखोगे तो गुजरात, केरला और पंजाब इसका सही आंसर होगा। बट थोड़ा सा डिटेल आप और जान लो यहाँ पर कि एक्चुअली यहाँ पे कुछ 6 पैरामीटर्स हैं जिसके हिसाब से ये डिसाइड होता है। तो पहला है आपका कि जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं उनका क्या परफॉर्मेंस है। फिर है कि जो एक्सेस है, अफोर्डेबिलिटी है, रिलायबिलिटी ऑफ एनर्जी है, मतलब कि आप कितने ज़्यादा उस पर रिलायबल हो उस एनर्जी पर, वो भी एक पैरामीटर है। दूसरा है कि क्लीन एनर्जी को वो कितना फॉलो कर रहा है। चौथा है कि एनर्जी एफिशिएंट है कि नहीं, यानी एनर्जी एफिशिएंसी कितनी है। पांचवा है इन्वायरमेंट सस्टेनेबिलिटी उसके साथ है या नहीं। और चौथा है कि वो न्यू इनिशिएटिव क्या ले रहा है, हर बार वो क्या नया इनिशिएटिव आपके लिए ले रहा है। वैसे ही अगर आप देखो ये तो थे मतलब लार्ज स्टेट के लिए। अगर स्मॉल स्टेट्स में देखोगे तो गोवा, त्रिपुरा और मणिपुर काफी आगे हैं इसमें, मतलब वही सबसे आगे हैं। तो इसका आंसर फिलहाल हो जाएगा 118 का डी, गुजरात, केरला और पंजाब। अब जल्दी से आते हैं क्वेश्चन नंबर 120 पर। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड। तो आप देखो 4 ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं, 4 राजाओं का नाम है और फिर उसके बाद है कि कौन से शिलालेखों पर उनके द्वारा कुछ लिखा गया है या फिर क्या उनसे कनेक्टेड है। तो आप देखो पहला ऑप्शन है सर्ववर्मन, जिसके सामने लिखा हुआ है गया कॉपर प्लेट। अब देखो गया कॉपर प्लेट जो है वो सभी जानते हैं कि समुद्रगुप्त से कनेक्टेड है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन देखते के साथ ही पता चल गया कि ये गलत है। तो ये तो कोई मल्टीपल करेक्ट आंसर है नहीं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। तो एक ही ऑप्शन गलत हो सकता है, वो पहला ही गलत हो गया, तो आगे मुझे देखने की जरूरत ही नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा 120 का ए, सर्ववर्मन। बाकी ईश्वर वर्मन या फिर ईशान वर्मन, जीवित गुप्ता, इन सभी का सही है। वो देखोगे तो जौनपुर जो स्टोन इंस्क्रिप्शन है वो आपका ईश्वर वर्मन का है, जो हरहा स्टोन इंस्क्रिप्शन है वो आपका ईशान वर्मन का है, और जो देववर्णा की इंस्क्रिप्शन है वो आपका जीवित गुप्ता का है। तो बाकी 3 तो सही हैं, जो पहला था वही गलत हो गया। तो 120 का ए हो जाएगा ऑप्शन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 121 पर। इसमें भी फिर मैच द लिस्टिंग, अरे भाई साहब गजब मैच लिस्टिंग है। आप देखो अप्रैल 18 है, ये आपका क्या है, उल्टा देखो, आप ऐसे याद नहीं रहेगा, उल्टा देखो। इंटरनेशनल टाइगर डे, ये मुझे लगता है बहुत लोगों को याद होगा, ये 29 जुलाई को होता है। इवन सर ने भी कुछ ऐसा शॉर्ट्स बनाया था, मुझे याद है 29 जुलाई के दिन पिछले साल, जब इंटरनेशनल टाइगर डे था। फिर अब देखो जो 4th है इंटरनेशनल डे ऑफ बायोडाइवर्सिटी, ये भी बहुत लोगों को याद डेफिनेटली होगा, एनवायरमेंट में आप पढ़ते ही हो, मई 22।
तो आप अगर देखो इससे भी आपका कुछ हद तक क्वेश्चन बन जाता, क्योंकि अगर आपको लास्ट वाला भी मालूम होता ना, इंटरनेशनल डे ऑफ बायोडाइवर्सिटी, उसी से आपका आंसर बन जाता। बी का एक ही ऑप्शन है 4। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 123 पर। तो 121 का आंसर आपका डी हो जाएगा। बस 123 पे आते हैं। एज पर द इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021, which of the following states has registered maximum increase in the forest cover during the last 2 years? अब देखो इसमें उसने पूछा है कि किसने सबसे ज्यादा इंक्रीज किया है, मतलब ये नहीं है कि किसके पास सबसे ज्यादा है। सबसे ज्यादा पूछोगे तो मध्य प्रदेश के पास है, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश पर है, बट किसने इंक्रीज किया है? तो इंक्रीज वही करेगा जिसका थोड़ा कम होगा। जिसका बहुत ज्यादा है वो बहुत ज्यादा तो इंक्रीज नहीं कर पाएगा ना, जिसके पास पहले से कम है वो अगर चाहेगा तो धीरे धीरे ज्यादा बढ़ा पाएगा। तो यहां पर तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में सबसे ज्यादा इंक्रीमेंट हुआ है। एक्चुअली तेलंगाना में 3% के आसपास हुआ है और आंध्र प्रदेश में आपका 2.2% के आसपास है कुछ। ओडिशा में भी काफी बढ़ा है, 1.04% के आसपास बढ़ गया है। तो उस हिसाब से अगर इसमें इस ऑप्शंस में देखना हो मुझे तो बी करेक्ट है, आंध्र प्रदेश। अगर यहां पे पूछता कि सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कवर कौन है तो इन चारों ऑप्शन में अरुणाचल प्रदेश आंसर होता, बट यहां पे ऑप्शन क्या हो, 123 का बी हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 128 पर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अबाउट मेक इन इंडिया प्रोग्राम? तो देखो दो ऑप्शन दिए हुए हैं कि मेक इन इंडिया प्रोग्राम वाज लॉन्च इन द ईयर 2014, बिल्कुल सही बात है, 2014 में आया था। और दूसरा है कि इट एम्स इन एट इनकरेजिंग कंपनीज फॉर मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया एंड फैसिलिटेटिंग इन्वेस्टमेंट। सही बात है, दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, इसलिए तो ये बना ही गया था कि आप इंडिया में इन्वेस्ट करो, इंडिया में बनाओ ताकि इंडिया का ग्रोथ हो। तो बोथ 1 and 2 इज द करेक्ट ऑप्शन। तो 128 का आपका हो जाएगा ए। अब आते हैं 129 क्वेश्चन नंबर पर। फ्रॉम विच प्लेस जयता और कुंपा वेयर एसोसिएटेड हु इम्प्रेस्ड शेरशाह विद देयर वैलर? ये जो जयता और कुंपा हैं ये राजस्थान के मारवाड़ जिले के दो सेनापति थे। एक्चुअली शेरशाह सूरी ने जब मारवाड़ पर आक्रमण किया था ना तो इन दोनों ने अदम्य साहस का परिचय दिया था। जैसे आपने खिलजी के समय सुना होगा कि गोरा बादल ने बहुत अदम्य साहस का परिचय दिया था, वैसे ही जब शेरशाह सूरी ने मारवाड़ पर आक्रमण किया था तो उस समय ये जयता और कुंपा ने ऐसा मतलब दिलेरी दिखाया था। तो अंतिम में जो शेरशाह सूरी था उन्होंने कहा भी था ऐसा कि ये एक मुट्ठी भर ज्वार की रोटी के लिए, सॉरी बाजरे की रोटी, एक मुट्ठी भर बाजरे की रोटी के लिए पूरा हिंदुस्तान हार जाता। कुछ ऐसा ही स्टेटमेंट था उनका। खैर उस स्टेटमेंट का भी कोई वैसा जरूरत नहीं है, बट अभी जस्ट आया तो मैंने उस पर आपको बता दिया। ये हुआ कहाँ था बैटल? तो गिरी समेल में हुआ था, बैटल ऑफ गिरी समेल, जो कि आई थिंक 1544 में हुआ था। अब आते हैं 132 नंबर क्वेश्चन पर। विच वन ऑफ द फेमस बिल्डिंग्स ऑफ न्यू दिल्ली हैज बीन कन्वर्टेड इनटू प्राइम मिनिस्टर्स म्यूजियम? तो ये तो खैर सभी कोई जान रहे होंगे, 3 मूर्ति भवन को रिसेंटली ही चेंज किया गया है प्राइम मिनिस्टर म्यूजियम में। तो ये तो मतलब फैक्चुअल क्वेश्चन था प्लस करंट का क्वेश्चन था, इजी था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर, तो अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 133। इसमें भी वही मैच लिस्टिंग है। तो एक तरफ आपको एसडीजी है दिया हुआ और गोल दिया हुआ है, प्लस उसमें किससे रिलेटेड है। अब देखो यहाँ भी अभी जस्ट रिसेंटली ही मैंने आपको, जिसमें वर्ल्ड ओशन डे के बारे में बताया था आज के मुख्य समाचार में, उस दिन मैंने आपको SDG 14 को भी कनेक्ट किया था उसमें लाइफ बिलो वाटर से। अगर किसी ने देखा हो तो उसे याद हो। तो अब देखो SDG 14 लाइफ बिलो वाटर से कनेक्टेड है, यानी सी ऑप्शन का आपका हो जाएगा 4। तो सी ऑप्शन 4 किस में है? बी और डी दोनों में है, तो 1 और ए और सी तो ऐसे ही लिमिट हो गए। अब हम आते हैं क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज 13 से होता है, ये सभी को पता है। तो बी का हो जाएगा 1, ऐसे ही ऑप्शन लिमिट हो गया, आपका ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। 2 अगर आपको पता हो क्लाइमेट चेंज और लाइफ बिलो वाटर, उसी से आपको पता चल जाएगा। बाकी अगर मान लीजिए ना भी याद हो तो, क्योंकि 13 और 14 दोनों बहुत वो होते हैं, इंपॉर्टेंट हैं SDG गोल के लिए, तो ये दोनों आपके हो जाएंगे। बाकी ऐसे जान लो कि SDG 10 है वो आपका रिड्यूस इनइक्विटीज के लिए होता है, और जो SDG 15 है वो आपका लाइफ ऑन लैंड के लिए होता है। ठीक है, अब एक और फैक्चुअल क्वेश्चन है, ऑन विच डेट ओजोन डे इज ऑब्जर्व्ड? तो ये आपका 16 सितंबर को मनाया जाता है, ये भी एक फैक्चुअल क्वेश्चन था। फिर से एक मैच द लिस्टिंग है कि क्वेश्चन नंबर 139 कि न्यूली इलेक्टेड प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ विधानसभा, और स्टेट का नाम दिया हुआ है। देखो ये चीज़ हो सकता है बहुत लोगों को ना मालूम हो, लेकिन थोड़ा सा अगर दिमाग लगाते तो नाम से भी पकड़ लेते कि अगर आप देखो तो रितु खंडरी जो है ये एक पहाड़ी नाम है, तो जाहिर सी बात है ये उत्तराखंड की ही होगी। अब पहाड़ी लोग जाके गोवा में तो जनरली नहीं बसेंगे ना, तो गोवा होगा नहीं, तो आपका रितु खंडरी का उत्तराखंड हो जाएगा। वैसे ही रमेश टवाडकर है, ये आपका मराठी नाम है, तो गोवा के आसपास का होगा तो गोवा का हो जाएगा वो। वैसे ही कुलतर संगवान, ये आपका जनरली पंजाब हरियाणा के लोग टाइटल लगाते हैं, तो ये आपका पंजाब हो जाएगा। तो ये सारे ऑप्शंस मतलब सेम सीक्वेंस में ही है 1 2 3 4, तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 129 का बी हो जाएगा।
अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 142। इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ हीट इंजन्स कार्बोरेटर इज यूज्ड। ये तो बहुत ही सिंपल है। कार्बोरेटर का काम क्या होता है? फ्यूल और एयर को मिक्स करता है ताकि एप्रोप्रिएट मिक्सिंग हो और कंबसन प्रॉपर हो। और इसमें कहाँ यूज होता है? तो पेट्रोल इंजन में यूज होता है। पेट्रोल इंजन किस में होता है? बाइक में यूज होता है। पेट्रोल इंजन में यूज होगा, बात खत्म। अब हो जाएगा आपका 142 का डी। फिर आप आ जाते हैं 143 पर कि विच मुगल रूलर पैट्रोनेज कविंद्र आचार्य सरस्वती ऑफ बनारस, अ ग्रेट स्कॉलर ऑफ संस्कृत एंड हिंदी। तो ये शाहजहां के दौर में आपको प्रमुख जो उसके रचनाकार थे कविंद्र सरस्वती, और उनका बहुत अच्छा एक रचना भी है कि कविंद्र कल्पगुरु। तो ये आपका याद रखिएगा, कविंद्र आचार्य सरस्वती किस एरा में थे? तो शाहजहां के एरा में थे। तो 143 का हो जाएगा आपका सी। अब देख लेते हैं इस पेपर के लास्ट क्वेश्चन को, 147। क्वेश्चन नंबर 147, विथ रेफरेंस टू 45th वर्ल्ड ब्रिज चैंपियनशिप विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट। तो आप देखो, पहला स्टेटमेंट दिया हुआ है द चैंपियनशिप वाज हेल्ड इन इटली, और दूसरा है कि इंडियन टीम वन सिल्वर मेडल इन द गेम फॉर द फर्स्ट टाइम। तो देखिए इसमें दोनों ही ऑप्शन करेक्ट है। चैंपियनशिप इटली में ही हुआ था और इंडिया सेमीफाइनल क्रॉस करके फाइनल में पहुंची थी। ये एक्चुअली क्या है ना, ये ब्रिज चैंपियनशिप एक्चुअली आपको अगर सीधे भाषा में बताऊं तो जो जनरली कार्ड्स लोग खेलते हैं ना, तो बहुत लोग यहाँ पे अगर जानते भी होंगे कि कार्ड्स में लोग 28 नाम का गेम खेलते हैं। तो ये एक्चुअली उसी का थोड़ा सा डिटेल वर्जन है। उसमें एक दो लोग आमने सामने बैठते हैं जो सेम टीम के होते हैं, और जो डिफरेंट अपोनेंट टीम होते हैं वो एक दूसरे के मतलब एज ए स्क्वायर के रूप में बैठते हैं डायगोनल पोजीशन पर सेम टीम के लोग। तो उस तरह से फिर उसको मैनेज करता है। कुछ लोग अपना पहले बिट लगाते हैं। तो जस्ट लाइक 28 ये काम होता है। उतना डिटेल में आपको नहीं जानना है, आपको इतना जानना है करंट के हिसाब से कि हाँ ये दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं, दोनों ऑप्शन सही हैं। तो 147 का आपका आंसर हो जाएगा ए। तो ये थे आपके एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री और करंट के कुछ क्वेश्चंस जो आपके यूपीपीसीएस के प्री के एग्जाम में पूछे गए थे। आशा करता हूँ आपको सभी के सॉल्यूशन मिल गए होंगे। एक दो क्वेश्चन जिसके आंसर्स में एम्बिग्यूटी है उस पर फिर हम डिटेल में बाद में कभी चर्चा कर लेंगे, या तो आज के मुख्य समाचार में या फिर कहीं और पर चर्चा कर लेंगे। बाकी आप हमारे वीडियोस देखते रहिए। आप खुद ही देख पा रहे होंगे कि पिछले 2 हफ्ते में जितने भी कंटेंट यूट्यूब पर आए हैं, चाहे वो ज्योग्राफी के हों, चाहे वो क्रैश कोर्स के हों, चाहे वो शॉर्ट्स के रूप में हो, चाहे वो आज के मुख्य समाचार के रूप में हो, या लास्ट में करवाए गए 2, 3, 4 जो MCQ के क्लासेस हुए लास्ट में उसमें हो, बहुत सारे क्वेश्चंस आपके उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन आ गए हैं। तो हमारे जितने भी सीरीज़ हैं आप उन सभी को रेगुलर देखा कीजिए। डेफिनेटली वो आप ही के लिए सोचकर एग्ज़ाम सेंट्रिक ही बनाए जाते हैं। तो चलिए ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे फिर कल आज के मुख्य समाचार के साथ और मे भी एक कोई बिग स्टोरी वाले टॉपिक्स के साथ भी। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।